हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम करने वाले हैं पटवारी में जो भी हिंदी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हिंदी को आप लोग बहुत ज़्यादा लाइटली ले रहे हो और आप लोग क्या कर रहे हैं, मैथ्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, रीजनिंग पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन हिंदी पर भी ध्यान दीजिए। हिंदी भी आपको मार्क्स दिलाने वाली है, तो हिंदी पर भी फोकस कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पटवारी में पूछी जा रही हिंदी को 100+ प्रश्न मैं आज कराने वाली हूँ। बार बार यही प्रश्न यही रिपीट होते जा रहे हैं, तो वही प्रश्न हम आज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मूल दीर्घ स्वर नहीं है। मूल दीर्घ स्वर नहीं है तो ओ जो है मूल दीर्घ स्वर, आ दीर्घ स्वर है, ई भी दीर्घ स्वर है, ऊ भी है, लेकिन ये ओ भी है लेकिन ये मूल दीर्घ स्वर नहीं है, तो ओ इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। 2, 4, 8 या 10। तो हिंदी में ध्वनि होती हैं 2 प्रकार की। कितने प्रकार की होती हैं हिंदी में ध्वनि? हिंदी में ध्वनि 2 प्रकार की होती हैं। अगला क्वेश्चन है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। अगला है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या बोलते हैं। अगर एक से अधिक वर्ण मिल जाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? अक्षर, स्वर या व्यंजन। तो एक से अधिक जब वर्ण मिल जाते हैं तो उसको बोला जाता है व्यंजन। एक से अधिक वर्ण मिल जाते हैं, स्वर नहीं मिल रहे, एक कोई वर्ण, स्वर भी मिल गया, व्यंजन भी मिल गया, अलग अलग वर्ण मिल गए, तो वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। अगला है, ई, च, छ, ज, झ आदि का उच्चारण किससे होता है। देखो बोल के देखो, चा, च, छ, जा। तो ये चा वाली जो लाइन है और जो ई होती है वो तालव्य से बोली जाती है। ई, चा, छ, ज, झ ये कहाँ से बोला जाता है? तालव्य से बोला जाता है। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है उनको क्या, जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसको क्या बोलते हैं? जिसका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? संज्ञा, स्वर, व्यंजन या विसर्ग। तो वो कहलाते हैं स्वर। क्या कहलाते हैं? स्वर। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। कौन सा एक दीर्घ स्वर नहीं है? ई, ए और ए, इनमें से कौन सा नहीं है? दीर्घ स्वर नहीं है। तो दीर्घ स्वर नहीं है तो छोटी ई जो है वो दीर्घ स्वर नहीं है, बाकी सब दीर्घ स्वर हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है। अंतःस्थ जो थोड़े से अंदर से बोला जाता है। देखो बोल के देखो, ग तो ग नहीं बोला जा रहा है, क, ख, ग, घ ये तो कंठ से बोला जा रहा है। जा भी नहीं बोला जा रहा है, जा तो तालव्य से बोला जा रहा है। लेकिन अगर हम वा देखें तो वा अंत से हवा निकल रही है, हवा बाहर आ रही है, वा अंदर ली जा रही है, जहाँ पे अंदर हवा ली जाती है वहाँ पर होता है। तो या, रा, ला और वा ये चारों क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियाँ होती हैं। हिंदी भाषा में कितनी लिपियाँ होती हैं? तो हिंदी भाषा में 52 लिपियाँ होती हैं। कितनी लिपियाँ हिंदी भाषा में होती हैं? 52 लिपियाँ हिंदी भाषा में होती हैं। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? शा, सा और शा और हा। बहुत ज़्यादा मात्रा में मुख से अगर ऊष्मा निकलती है तो वो ऊष्म व्यंजन होते हैं। शा, सा और हा को ऊष्म व्यंजन बोला जाता है। अगला है, या, रा, लावा कौन से व्यंजन होते हैं? अभी मैंने बताया अंतःस्थ व्यंजन बोलते हैं या, रा, लावा को। कौन सा? अंतःस्थ। अगला है, इनमें से कौन ऊष्म व्यंजन है? हा, ला, मा, जा। देखो शा, सा, तीनों सा और हा ये कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 का हा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए, मतलब द्वित्व 2 बार से ए आ रही हो बराबर, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको युग्मक ध्वनियाँ बोलते हैं। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वो कौन सी कहलाती हैं? युग्मक ध्वनियाँ कहलाती हैं। अगला है, अनुस्वार किसका काम करता है? विसर्ग का, चंद्रबिंदु का, पंचम वर्ण का या स्वर का? तो जो अनुस्वार है वो पंचम वर्ण का काम करता है। अनुस्वार किसका काम करता है? पंचम वर्ण का काम करता है। ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ए वर्ण क्या कहलाते हैं? कंठव्य, तालव्य वर्ण कहलाते हैं। कंठव्य और तालव्य वर्ण कौन से कहलाते हैं? ए वर्ण कंठव्य, तालव्य वर्ण कहलाते हैं।
वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं होते क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसको क्या कहते हैं? ऊपर के दांतों पर अगर जीभ लगा दें तो उसको उच्चारण क्या कहते हैं? दंत्य। ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से जो उच्चारण होता है उसको कौन सा बोलते हैं? उसे दंत्य बोलते हैं। अगला है, किसी वस्तु को व्यवहार में लाने का आशय क्या होता है? किसी वस्तु को व्यवहार में लाने का आशय क्या होता है? प्रयोग। किसी वस्तु को अगर व्यवहार में ला रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं? उसका प्रयोग कर रहे हैं। किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है? आरो, ईशाई, ऊर्जस्वी या आतुशक्य। तो ऊर्जस्वी, ऊर्जस्वी में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है। जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्द बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको तद्धित प्रत्यय बोलते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम से जुड़कर नए शब्द बनाते हैं। जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है उसको कौन सा समास कहते हैं? तो पूर्व पद गौण उत्तर पद प्रधान होता है उसको बोलते हैं तत्पुरुष समास। अगला है, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के बदले में संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? जो क्या बोल रहे हैं? जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं, मेल से बनते हैं, बदले में नहीं, मेल से जो बनते हैं उसको बोलते हैं संयुक्त सर्वनाम। जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? तो उसको बोलते हैं सकर्मक। मतलब जहाँ कर्म प्रधान होता है वहाँ पे क्या होता है? सकर्मक। और जहाँ कर्म प्रधान नहीं होता वहाँ अकर्मक। इनमें से कौन सा शब्द संबंधवाची है? देव, देवीय, देवता। जो संबंध बता रहा है, देवीय शक्ति है, मतलब देवीय शब्द कैसा है? देवीय शब्द संबंधवाची है। क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान होता है उसको क्या बोलते हैं? समय के ज्ञान वाले को बोलते हैं काल। क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान होता है क्या कहलाता है? काल। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को क्या कहते हैं? परस्पर सामंजस्य होता है अगर वाक्यों में तो उसको क्या बोला जाता है? पदक्रम, अन्वय, उद्देश्य, विधेय। तो उसको अन्वय बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? देखो, उच्छिष्ट भी है, पार्श्विक भी है और ऊष्म भी है। सघोष और अघोष प्रयत्न के आधार पर नहीं है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सघोष हो जाएगा। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। समानाधिकरण किस अव्यय का एक भेद होता है? समानाधिकरण, तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक का एक भेद होता है। समानाधिकरण किसका भेद होता है? समुच्चय भेदक का होता है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा की लिंक मिल जाएगी। ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टा आईडी है। यहाँ पे सभी लोग स्टूडेंट जुड़ जाइए, फिर सबको मिलाकर एक ग्रुप बनाया जाएगा। तो सभी लोग इस पर जुड़ जाइएगा और जुड़कर मुझे हाय भी लिखकर भेजिएगा। समानाधिकरण के शब्द का भेद है समुच्चय भेदक। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर से भी जुड़ जाइएगा। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दीमक, रात, वर्षा या विधुर। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो विधुर पुल्लिंग है। ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग वाले शब्द बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। देखो, दीमक, इससे समझ जाए अगर आप शब्द बोल रहे हैं उसके बाद जाता है आ रहा है कि जाती है। जैसे कि दीमक लग जाती है तो ती है तो मतलब ये लड़की है। रात होती है, होती है, ऐसा नहीं कि रात होता है, रात होती है। वर्षा होती है तो ये भी लड़की। विधुर जाता है तो विधुर ही केवल यहाँ पुल्लिंग आ रहा है, बाकी सब स्त्रीलिंग आ रहे हैं। अगला है, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं और योजक द्वारा जिन्हें जोड़ा जाता है वो क्या कहलाते हैं? जिनको योजक द्वारा जोड़ा जाता है उसको बोलते हैं हम संयुक्त वाक्य। अगला है, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है तो उसमें साहित्य की रचना हो जाती है और वह क्या बन जाता है? तो वह बोली का क्षेत्र जब विकसित होता है तो वह उपभाषा बन जाता है। क्या बन जाता है? उपभाषा। अगला है, जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है ना व्यंजन में की जाती है उसको कौन सा बोलते हैं? उसको अयोगवाह बोला जाता है। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा है? स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में बांटा जाता है।
भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार के शब्दों से मिलकर बनती है। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन होते हैं 25। कितने व्यंजन होते हैं? 25 व्यंजन होते हैं। स्वर ए का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो स्वर ए का उच्चारण स्थान होता है कंठ तालव्य। स्वर ए कहाँ से बोला जाता है? कंठ और तालु से बोला जाता है। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अभी अधिक समय लगता है? प्लुत। प्लुत स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। अगला है, किस व्यंजन का उच्चारण तालव्य है? किसको तालु से बोला जाता है? ग, झ, देखो झा को ही बोला जाता है। च, छ, ज, चा वाला जो वर्ण है, क्रम है, उसको तालु से ही बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई होती है शब्द। भाषा की सबसे छोटी या लघु इकाई किसको बोला जाता है? शब्द को बोला जाता है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। अगला है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद 3 प्रकार के होते हैं। कितने के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अगला है, कौन सा वार्णिक छंद है? सवैया छंद वार्णिक छंद है। कौन सा? सवैया छंद वार्णिक छंद है। छंद पढ़ते समय जो विराम आता है उसको क्या बोलते हैं? छंद पढ़ते समय विराम को बोलते हैं यति। क्या बोला जाता है? यति बोला जाता है। छप्पे किस प्रकार का छंद है? छप्पे एक विषम छंद होता है। क्या बोल रहे हैं? छप्पे। छप्पे छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? छप्पे छंद में किस में पूछे हैं? छप्पे छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। छप्पे छंद में, लेकिन कमेंट बॉक्स में भी आप लोग आलस कर जाते हो, मैं खुद ही बता देती हूँ। चलिए, वो छप्पे छंद जो होता है इसमें 6 चरण होते हैं। छप्पे छंद में 6 से छप्पे, 6 से 6 याद रखिएगा। छप्पे छंद में 6 चरण होते हैं। पहले 4 चरण जो होते हैं, पहले 4 चरण होते हैं रोला के। पहले 4 चरण किसके होते हैं? रोला के होते हैं। और और इसकी पहले जो 4 चरण होते हैं उसमें 24 मात्राएं होती हैं, क्योंकि रोला में भी 24 मात्राएं होती हैं। जबकि अंतिम के 2 चरण जो होते हैं उसमें 26 या 28 मात्राएं होती हैं। तो छप्पे छंद कैसा है? विषम। अगला है, किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है? किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है? तो कुंडलिया छंद का होता है। किसका होता है? कुंडलिया छंद से होता है। कुंडलिया छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है। और जो कुंडलिया शब्द है वो किससे मिलकर बनता है? वो दोहा और रोला से मिलकर बनता है। ये भी याद रखिएगा, कुंडलिया शब्द किससे मिलकर बनता है? दोहा और रोला से मिलकर बना होता है। 24 मात्राएं इसके प्रत्येक चरण में होती हैं। विषम चरण में इसमें 13 मात्राएं होती हैं, मतलब पहले और तीसरे में। उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को क्या बोलते हैं? अगर संभावना हो जाती है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये दृष्टांत। तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा जो होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना की बात की जाती है। जहाँ भी जानो, मानो, मनु, जनु ऐसे आ जाता है तो वहाँ पे अगर आपसे कोई कविता भी पूछी जाए और आपसे पूछा जाए कौन सा है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमेय, उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? रूपक कहलाता है। मुख्य रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से समास 6 प्रकार के होते हैं। जो क्रिया अभी हो रही है उसको क्या बोलते हैं? उसको अपूर्ण वर्तमान बोला जाता है। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद रचना की दृष्टि से होते हैं। जब कर्ता की एक क्रिया समाप्त होकर उसी क्षण दूसरी क्रिया में लग जाता है, एक खत्म हुई और फिर दूसरी में लग जाता है, तो उसको बोलते हैं कौन सी क्रिया? पूर्णकालिक क्रिया बोलते हैं। अगला है, विशेष से क्या है? जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? 11। कौन संज्ञा का एक प्रकार नहीं है? तो देशवाचक संज्ञा का एक प्रकार नहीं है, बाकी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक इसके प्रकार हैं। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या बोलते हैं? तो संज्ञा के साथ आने वाली विभक्ति विशिष्ट कहलाती है। रचना के आधार पर कौन सा शब्द रूढ़ नहीं है? तो दिन, आँख और घोड़ा तो रूढ़ है, मतलब इनको नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन विज्ञान को तोड़ सकते हैं, इसलिए ये रूढ़ नहीं है।
जिसको तोड़ नहीं सकते वो रूढ़ होता है, भाग नहीं कर सकते जिसके। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्दांश 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा शब्द फारसी नहीं है? खामोश, कबूतर, चिराग और हक। तो हक एक फारसी शब्द नहीं है, बाकी चिराग, कबूतर, खामोश ये सब फारसी शब्द हैं। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्येक शब्द जो है प्रति प्लस एक से मिलके बना होता है, तो प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है? प्रति। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। उद्देश्य और विधेय किसके अंग होते हैं? उद्देश्य और विधेय वाक्य के अंग होते हैं। उद्देश्य और विधेय किसके अंग होते हैं? वाक्य के अंग होते हैं। फ्रेंड्स एक बार ये क्वेश्चन देख लीजिए, मैंने बताया है 8 प्रकार के। देखो वाक्य के आधार, अर्थ के आधार पर ये 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन शब्द अगर पूछा जाए अर्थ के आधार पर तो 4 प्रकार के होते हैं। एकार्थी, अनेकार्थी, विलोमार्थी, इस प्रकार से, है ना। तो ये अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? 4 प्रकार के। उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? वाक्य के। वाक्य के प्रयुक्त शब्द को क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। 2 अलग अलग भाषाओं के मेल से बना हुआ शब्द क्या कहलाता है? संकर कहलाता है। नीलांबर में कौन सा समास? देखो नीलांबर में अंबर जो है, अंबर की विशेषता बता रहा है नीला, मतलब पहला पद विशेषता बता रहा है। तो पहला पद जहाँ विशेषता बताता है वहाँ कौन सा होता है? कर्मधारय समास। किस समास के दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? 2 शब्द मिलकर एक नया अर्थ बनाते हैं, बहुव्रीहि समास। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? द्वंद्व, जिनके बीच में और का यूज होता है उसको बोलते हैं हम द्वंद्व समास। जैसे कि माता और पिता, दाल और चावल, तो वहाँ पे द्वंद्व समास है। जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे क्या बोलते हैं? बहुव्रीहि। मतलब दोनों 2 पद जो दिए वो नहीं होते, तो तीसरा शब्द उसको प्रधान होता है। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? कर्मधारय बनता है। इनमें से कौन सा समास नहीं है? कर्म कारक एक समास नहीं है, बाकी अव्ययी, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास है। बचपन में कौन सा शब्द है? बचपन में संज्ञा शब्द है। बचपन कौन सा शब्द है? बचपन संज्ञा शब्द है। उपमेय और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? रूपक कहलाता है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? संभावना। समानता की संभावना, समान हो सकते, ऐसे ही संभावना व्यक्त करते उत्प्रेक्षा, लेकिन समानता की संभावना मतलब उपमा। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है वहाँ विभावना अलंकार होता है। भारत के सम भारत है, एक ही व्यक्ति के समान दूसरी चीज है, एक ही की तुलना कर रहे हैं तो उसको अनन्वय अलंकार होता है। वीर या आला किस जाति का छंद है? वीर या आला मात्रिक जाति का छंद है। छंद का सबसे पहले उल्लेख कहाँ हुआ था? ऋग्वेद में। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय। भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। कौन सी भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? कन्नौजी भी आती है, अवधी भी आती है, बांगरू भी आती है, तेलुगु नहीं आती है। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद है। शोक किस रस का स्थायी भाव है? शोक करुण रस का स्थायी भाव है। किस रस को रसराज बोलते हैं? श्रृंगार रस को रसराज बोला जाता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन सा होता है? रति श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। विस्मय स्थायी भाव किसका है? अद्भुत का स्थायी भाव विस्मय है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। अनुभावों के कितने भेद होते हैं? तो अनुभावों के 4 भेद होते हैं। ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा गया है। अनुभावों के कितने भेद होते हैं? इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। जो 4 भेद होते हैं वो क्या नाम होता है उनका? एक का होता है सात्विक, दूसरे का होता है कायिक, तीसरे का होता है मानसिक और चौथे का होता है आहार्य। तो अनुभावों के कितने भेद होते हैं? अनुभावों के 4 भेद होते हैं। ये याद रखिएगा कि अनुभावों के 4 भेद होते हैं। और आपसे पूछें कि अनुभावों की संख्या कितनी है तो भी आपका यही 4 आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों ही तीनों फैक्ट याद कर लीजिएगा। अगला है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? 11। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है जो किसी की विशेषता बता रहा है? लजीला, लाडला, लापता। लांछन नहीं है, लांछन तो एक आरोप होता है, तो लांछन विशेषण नहीं है। विशेषण जिस शब्द की संज्ञा बताता है उसे क्या बोलते हैं? विशेष्य बोलते हैं। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भय व्याकरण की दृष्टि से विशेषण नहीं है।
जिस विकारी शब्द में संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या बोलते हैं? विशेषण। गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? 7। कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है? जो गुण बता रहा है, ये दूना तो संख्यावाचक हो रहा है, बाकी भला, ताजा, नुकीला ये गुणवाचक विशेषण होते हैं। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है क्या कहलाता है? विशेषण। क्रिया से संबंधित कितने रूपावली वर्गों का प्रयोग किया जाता है? क्रिया से संबंधित 16 रूपावली वर्गों का प्रयोग किया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के पटवारी के क्वेश्चन। थोड़ी देर में आपको एक प्रीलिम्स का वीडियो भी लेके आऊँगी। जो लोग एमपीपीएससी प्री की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही शानदार अनुच्छेद का वीडियो लेके आऊँगी, और ये अनुच्छेद के जो प्रश्न हैं ये आपको पटवारी के में भी आपको हेल्प करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।